बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को बढ़ाओ नहीं, पुनः मुझको बाबा फिर से मायके में भेज दो। क्या भाई, मौसे मोदी मौसे मंगल पे जा रहे हैं और मौसे महिला मौसे मायके में जा रहे हैं। क्या महिला को इतनी आजादी नहीं मिलनी चाहिए कि एक बार वो अपनी जाति को अपने पति से जोड़े? बड़े आदमियों के ऊपर लागू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो दबे कुचले वर्ग हैं उन पर ये नियम लागू होते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं लाल बाबू आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल में। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है कि महिलाओं को मायके से जाति प्रमाण पत्र बनाने की अनिवार्यता कहां तक सही है। इसी विषय पर आज हम लोग बात करेंगे। वीडियो को कृपया पूरा जरूर देखिएगा। बहुत ही कम शब्दों में मैं कोशिश कर रहा हूं कि बात आप तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे। अभी देखिए मेरे हाथ में एक ये बुक है, भारत का संविधान, जो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया यह संविधान है, जो ये बुद्धम पब्लिशर्स जयपुर के से प्रकाशित है। देख लीजिए, बुद्धम पब्लिशर्स जयपुर। अब बताइए कि इस संविधान में कहाँ लिखा गया है कि किसी महिला को राशन कार्ड बनवाना हो तो वो अपने मायके जाए जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। और जहाँ तक संविधान का सवाल है तो इसी बुक के पेज नंबर 25 और ये जो है संविधान के फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल 15 है, ये देखिए आर्टिकल 15 जो है ये साफ साफ इसमें लिखा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अर्थात यदि वो महिला है तो आप उसकी स्वतंत्रता छीन नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब कोई भी लड़की मायके में होती है तो उसका घर उसका मायका होता है, लेकिन शादी के बाद उस लड़की का एक नया जन्म होता है और उसकी एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। उस जिंदगी में अब उसकी पहचान उसके पति से होती है। अब उसके पिता से उसकी पहचान नहीं रही, अब लोग उसके पति के नाम से जानने लगे और सारा चीज जो है सो उसके पति का जो भी है वो अब उस दोनों का हो गया। यानी कि धार्मिक दृष्टि से भी देखें तो पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि पति का जो है आधा अंग है, आधा अंग पत्नी को माना गया है। तो इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि जब तक वो अपने मायके में है तब तक उसके पिता से उसकी पहचान थी, लेकिन ससुराल जाने के बाद उसके पति से उसकी पहचान होती है, होनी भी चाहिए। ये आज से नहीं, प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसलिए हम जो अभी सरकार में जो नियम है, लोग तो एसी में बैठकर वहाँ नियम बनाते हैं, पर धरातल पे देखिए समस्या कहाँ उत्पन्न होती है। अभी जो इलेक्शन हुआ है पंचायती राज का हुआ था और अभी नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, उसमें जहाँ भी रिजर्वेशन कैटेगरी का सीट है महिला का, उसे मायके से कास्ट सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। अब आप बताइए कि जो लोग बहुत पहले शादी कर लिए हैं वो यहाँ रह रहे हैं, उसके मायके में हमने अभी पिछले इलेक्शन में एक देखा था कि उसके मायके में जो वो 55-60 साल की जो महिला थी उसका कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए उसके मायके में जब गए तो वहाँ कोई था ही नहीं। यानी कि उनके मायके वाले भी कहाँ चले गए हैं, ना उनके पास कोई नंबर था ना कुछ था। अब उसका न कोई खतियान देने वाला है, ना उसके मायके का कोई आधार कार्ड देने वाला है, उसका कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? पहली बात। दूसरी बात कि यदि हिंदू धर्म के अनुसार कोई लड़की अदर कास्ट में शादी कर लेती है, कोई लव मैरिज होता है, कोर्ट मैरिज होता है, तो इस प्रकार का जो मैरिज है, आप एक तरफ इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप मायके से सर्टिफिकेट जाकर बनवा कर लाइए। तो जिसका मायके से अनबन चल रहा है तो भैया क्या वो कभी आधार कार्ड और वो अपना खतियान देंगे? कभी नहीं देंगे। इसीलिए ये कहाँ तक सही है ये आप लोगों को विचार करना है। हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सबसे पहले एक और सवाल है कि ये एक ऐसा मुद्दा है, ऐसा मैटर है जिसपे न आज तक कोई सत्ता पक्ष के लोग, न कोई विपक्ष के लोग, न कोई वकील, न कोई पत्रकार बंधु बोल रहे हैं। सारे लोग मौन हैं, लेकिन धरातल पर समस्या तो आम जनता के साथ है।
कि अब राशन कार्ड बनवाना है, तो राशन कार्ड बनवाने में जो है इसमें अनिवार्य कर दिया है कि आप मायके से जाति प्रमाण पत्र बनाकर लाइए। क्या भाई, जब सब कुछ उसके पति से अब हो रहा है, यदि मान लीजिए कि कोई महिला अपराधी है और वो गायब है, तो उनके यहाँ आप संपत्ति कुर्क करने के लिए जाते हैं, कुर्की जब्ती होती है, तो उसके पति के घर जाते हैं, प्रशासन उसके पति के घर जाते हैं, ना कि उनके मायके में जाते हैं। तो पति का बच्चा उनका बच्चा, पति की संपत्ति उनकी संपत्ति, शादी के बाद जो है उनके नाम के आगे उनका पति का नाम लग जाता है। जब सब कुछ में उनका पति है, तो क्यों भाई उसकी जाति का फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? आपको यह अधिकार किसने दिया कि किसी महिला का जाति का फैसला आप करें? नाबालिग होने पर शादी करती है अपनी मर्जी से, तो उस टाइम तो आप कहते हैं कि यह नाबालिग है, ये अपनी जिंदगी का फैसला कर सकती है। तो भाई जिंदगी रहेगी तभी तो जाति होगा। तो जब जिंदगी का फैसला कर सकती है, तो जाति का फैसला का एक मौका उसे मिलना ही चाहिए, और उसका जो आधार है वो उसका पति से ही होगा। पति जो जाति है, वो जाति अगर वो रहना चाहती है, उसमें क्या बुराई है? पति का सब कुछ उसका है, इसलिए जाति भी पति का उसका होना चाहिए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण हम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्यों भाई? लोग देखते देखते धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। जब सारा चीज छोड़कर अपना 7 जन्म बर्बाद कर ली किसी अदर कास्ट से शादी करने के लिए, तो क्या वो अपनी जाति नहीं बदल सकती है? धर्म बदला जा सकता है, जाति उसके पति से नहीं हो सकता है, धर्म उसके पति से हो सकता है। पेशा के आधार पे 4 जाति को बंटवारा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो जो काम कर रहा था उसके हिसाब से उसका जाति बना दिया गया। अब बताइए कि कोई इंजीनियर है, कोई जरूरी नहीं कि उसका बेटा इंजीनियर ही होगा। कोई प्रधानमंत्री है तो उसका बेटा कोई जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री ही होगा। इसलिए इस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। और जहां तक ब्राह्मण का सवाल है, तो ब्राह्मण किसे कहते हैं हम लोग? ब्राह्मण का अर्थ वही है जो ब्रह्म को जान गया, वही ब्राह्मण है। ऐसे भी कहा गया है कि महिला की कोई जाति नहीं होती, महिला की जाति उसके पति से निर्धारित होती है, या कुछ भी। आप शुरू से प्राचीन काल से, उससे भी पहले से, त्रेता द्वापर से भी आप देखेंगे तो महिलाओं की जाति नहीं रही है। कोई शूद्र भी यदि क्षत्रिय से शादी की है तो उसे क्षत्रिय का दर्जा मिला है। चाहे महाभारत काल में ले लीजिए, चाहे रामायण काल में ले लीजिए, चाहे उसके बाद। अभी वर्तमान में भी जो उमा भारती ब्राह्मण नहीं थी, फिर भी महामंडलेश्वर बनाया गया था। इस तरह से योग्यता के आधार पर आप उनको सिलेक्शन कर सकते हैं। और महिलाओं को तो कम से कम इतनी आजादी मिलनी ही चाहिए कि एक बार लाइफ में, एक बार जब शादी हो तो उन्हें जाति परिवर्तन करने का मौका मिलना चाहिए। यदि नहीं, उनका इच्छा है कि नहीं मैं अपने पिता के जाति का ही रहूं, तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आप एक स्वतंत्र देश में जी रहे हैं, सेकुलर देश में जी रहे हैं, सेकुलरिज्म, जिसका अर्थ कई होता है, लेकिन उसका एक अर्थ नास्तिकवाद भी होता है। अब ये हमारे ऊपर है, जनता के ऊपर है, वो भगवान को माने ना माने, अल्लाह को माने ना माने, वो किसी भी धर्म को माने या ना माने, किसी भी जात को माने या ना माने। स्वतंत्र का मतलब यही होता है, धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, नास्तिकवाद। ये क्या होता है? इसका मतलब यही तो है कि आप स्वतंत्र देश में जी रहे हैं, आपके ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए कि आप क्या है, और आपकी जाति का फैसला करने वाला दूसरा कौन हो सकता है? आप अपने जीवन का फैसला आप खुद कर सकते हैं। लेकिन लड़कों को चलिए ये आजादी नहीं है, जेंट्स में नहीं है, कम से कम महिलाओं को ये आजादी मिलनी चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि एक बार ये आजादी मिल गई, तो फिर भारत में जो लिंगानुपात है, महिला कम पुरुष ज्यादा, तो हमें लगता है कि ये फंडा सबसे कारगर सिद्ध होगी। तो कई लोगों से हमने ये सवाल किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये नियम पहले से है, ये ऐसा सही है। तो एक बात बताइए कि 2021 से पहले वो लागू क्यों नहीं था? क्यों 2021 से इसके लागू किया गया कि आप मायके से जाइए, सर्टिफिकेट बना कर लाइए जात का, आप कौन से जाति का है, सारा पहचान आपके पति से होगा, लेकिन जाति है तो जाति का फैसला करने वाले हम हैं भाई, एसी में बैठे हुए लोग हैं। इसीलिए ये वोट बैंक की राजनीति के चलते न कोई नेता बोल रहा है,
न कोई मंत्री बोल रहे हैं, न कोई वकील बोल रहा है, न कोई पत्रकार बोल रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी है तो सीएम पद के ऊपर आरक्षण क्यों नहीं है, पीएम पद पर आरक्षण क्यों नहीं है? वहां भी एक बार आप महिलाओं को आरक्षण देकर देखिए। आपको क्या लगता है कि महिला देश नहीं चला सकती, महिला राज्य नहीं चला सकती? महिला को भी अधिकार मिलना चाहिए। इसी पर हमें एक मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति याद आ रही है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्ति, इस पर चरितार्थ हो रहा है आज कि महिलाओं की बस यही कहानी है कि आप उसका शोषण करते रहें, शुरू से ही शोषण का शिकार रही है। कम से कम आज सरकार से भी निवेदन है कि इस बात पर विचार करें। जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जितने भी हमारे मीडिया वाले बंधु हैं, हमारे समाज सेवी हैं, उन सभी से अनुरोध है कि इस बात पर विचार करें। और आप जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप भी आवाज उठाइए। यदि आवाज नहीं उठा सकते तो कम से कम इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि इसमें आपका भी कुछ योगदान हो सके। धन्यवाद।